हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके यूपीएससी के एग्जाम से। यूपीएससी का एग्जाम है 2023 में हुआ था ये आपका। ठीक है। तो इसमें हम जो अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन आज करेंगे, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट आपके सामने दिखाया गया है। बोला कि उड़ान तो भरना है चाहे कितनी बार गिरना पड़े। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा कि भाई देखो, आपको अगर आपने कोई फैसला लिया है, ठीक है, कोई अच्छा फैसला आपने लिया है, तो उस फैसले पर अ, आपको वो मंजिल तक जाना है, तो आप क्या करोगे? आप उसके बारे में मेहनत करोगे, उससे रिलेटेड हर एक चीज में मेहनत करोगे, ठीक है। तो उसके बीच में क्या आएगी कठिनाई कि अपने भी और पराई भी, मतलब दूसरे लोग ताना देंगे आपको, और कि आपसे नहीं होगा, तो इस तरह से कई ताने आते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वो आप उनकी नजरों में गिर रहे हो बार बार। लेकिन आपने तो सिर्फ एक ही काम है कि उड़ान भरना, चाहे कितने भी लोग ताने दे, तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोला कि सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो यहाँ पर ये लाइन क्या शो कराती है कि कई बार हम क्या करते हैं कि भाई थक जाते हैं कि अगर एक दो बार आपका प्रयास नहीं हुआ, एक दो बार में आप सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या करते हो आप? अपने मन में कुछ नेगेटिव थॉट बना लेते हो। उस नेगेटिव थॉट के कारण क्या होता है, आप आपके मन में बेवजह के विचार आते हैं, और बेवजह के विचार नेगेटिव, जैसे हम नेगेटिव थॉट भी कह सकते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं। तो उस वो नेगेटिव थॉट से बचने के लिए बोला गया चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो यहाँ पर खुद से लड़ना पड़े मतलब उस नेगेटिव थॉट को आपने कैसे संभालना है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार मन में विचार आ जाता है कि भाई अगर नहीं हो रहा तो हम थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं। तो और जैसे आप एंजॉय में जा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने एम से क्या हो, अपने एम से दूर होते जा रहे हो। तो इस वजह से बोला गया है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है 2023 का। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आया है, 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो बोला कि कंसीडर करना है इन इन चीजों को आपको। तो भाई देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या बोला है, इंडिया हैज मोर एरिएबल एरेबल एरिया। एरेबल का मतलब क्या होता है, जो भी हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं ना, उससे रिलेटेड आपको बोला गया है कि इससे रिलेटेड आपका एरिया कितना है। कंपेयर किया गया है इंडिया और चाइना का। तो इंडिया और चाइना दो कंट्री आई है, तो इसमें हम इंडिया और चाइना को पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडिया को तो खासकर डिस्कस करेंगे क्योंकि आप इंडिया से हो, तो इंडिया को अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में चाइना की कुछ डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो इसने बोला कि मोर एरेबल, एरेबल क्या है? कृषि योग्य क्षेत्र है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है ना, सबसे ऊपर इंडिया एग्रीकल्चर के मामले में अगर हम देखें तो इंडिया सबसे ऊपर है, ठीक है। बाकी मैं आपको रैंक भी दिखा दूंगा कि किसकी रैंक किधर है। टॉप 10 रैंक मैंने बनाई है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है, फर्स्ट तो आपका ठीक है बिल्कुल। प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेशन, इरिगेटेड, प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। यहाँ पर भी एक तरह का कंपेयर किया गया है। तो इरिगेटेड एरिया पूछा कि क्या सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र मतलब जहां पर पानी वगैरह ज्यादा आता है, ठीक है। तो वो चाइना से अधिक। हाँ भाई ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो पानी आएगा मतलब अगर हम इरिगेटेड करेंगे तो किसी भी एरिया को, तो पॉसिबिलिटी है वहाँ की एग्रीकल्चर भी अच्छी रहेगी, ठीक है। थर्ड में क्या बोला, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। अब यहाँ पर बोला गया एवरेज, तो एवरेज में अपना इंडिया डाउन है चाइना से, ठीक है। क्यों डाउन है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो पुलिस पॉपुलेशन कुछ ज्यादा हो रही है, जनसंख्या हमारे इंडिया में कुछ ज्यादा हो रही है, ठीक है, एरिया के हिसाब से देखे जाए तो। क्योंकि चाइना का जो एरिया है ना, इंडिया के अकॉर्डिंग बड़ा है, ठीक है। बेशक से इंडिया में एग्रीकल्चर ज्यादा होती हो, लेकिन चाइना का एरिया बड़ा है, वहां पर लोग फैले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रह रहे हैं लोग भाई, इकट्ठा होके एक जगह सीमित रह रहे हैं। तो इसलिए एवरेज में डाउन हो गया। तो थर्ड वाला आपका गलत है, ओनली टू आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एक बार रैंक देख लीजिए आप, रैंक ये कुछ इंडिया की, ये इधर जो आपकी रैंक है वो एरिएबल लैंड की बात करी गई, और इस तरफ जो की गई इरिगेटेड लैंड की बात की गई है। तो आप देखोगे दो, ये आपका इंडिया फर्स्ट में है, इंडिया, ठीक है।
तो ये पहले यू ये आपका शायद 2020 का है। 2020 में ये डाटा आया था इंडिया का। ये आपका 2011 का यूएस का डाटा है। ठीक है। तो अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग देखते तो इंडिया दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब इंडिया आ चुका है 2020 में ऊपर। तो फर्स्ट नंबर पर इंडिया है, फिर आपका यूएस आ गया, फिर आपका रशिया आ गया, फिर आपका चाइना आ गया फोर्थ नंबर पर। ठीक है। तो चाइना कम है, तो इस वजह से फर्स्ट फर्स्ट अपना राइट था। इरिगेटेड एरिया में देखे तो देखो, एरिया अगर एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया ऊपर है तो वो क्यों ऊपर है? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इरिगेशन किया जाता है। ठीक। तो फिर चाइना है, देखो अब यहाँ पर चाइना दूसरे नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पर पानी, चाइना क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से आते हैं। ठीक है। और इंडिया में तो रिवर ही रिवर है। ओके। तो आगे देखते हैं, कुछ इंडिया के बारे में नॉलेज लेते हैं, कुछ अपने चाइना के बारे में नॉलेज लेंगे। तो पर्सनल तो अपना इंडिया का ही रहेगा, क्योंकि हमें इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपको सबसे पहले चीज, सिंपल सिंपल अगर चीज देख पता होनी चाहिए, तो आपकी इसकी कैपिटल क्या होगी, इसकी करेंसी क्या होगी, ये पता होना चाहिए। इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, राइट। इसमें कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब ये कुछ बेसिक सी चीज होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अपना इंडिया का मैप आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके। तो देखते हैं इंडिया के बारे में क्या क्या बोला गया। नेम बोला गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों बोला? क्योंकि यहाँ ये इंडिया पहले से क्या था, गुलाम था। ठीक है। तो जब देश आजाद हुआ तो इसे हम रिपब्लिक बोल दिया गया। ठीक है। बाकी हम इंडिया के नाम से बोलते हैं, और हिंदी में अगर देखोगे तो भारत के नाम से बोलते हैं। दो अलग अलग नाम है यहाँ पर। ठीक है। कैपिटल आपके सामने दी गई, न्यू दिल्ली। कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया के अंदर है, टोटल 7 कंटिनेंट है, और एशिया जो कंटिनेंट है वो सबसे बड़ा है, इसके बारे में ध्यान रखना अपना। लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये लोकेशन आपके नॉर्थ और ईस्ट में शो कराई गई है। इंडिया के दूसरे नाम हिंदुस्तान और भारत। भारत तो मैंने बता दी, हिंदुस्तान क्या है, पुराना नाम था। ठीक है। अगर हम इंडियन स्टेट की बात करें, 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरी की बात करें, 8 है। ठीक है। क्योंकि 370 हटाने पर हमने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई। ठीक है। अभी हाल ही में 370 के ऊपर मूवी आई है, बहुत अच्छी मूवी है, जरूर देखना। ठीक है। तो आगे देखते हैं। आपको नेबर कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री क्या है। आपका चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव। अब देख लो, मैं आपको मैप में ले जा रहा हूँ, मैप में कहाँ कहाँ ये चीजें हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एरिया यहाँ तक दिखाई दे जाएगा। अफगानिस्तान का देखो तो अफगानिस्तान कुछ कुछ इतने एरिया में है। अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर टच कर रही है। अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें कि ये पाकिस्तान के साथ टच बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की एलओसी यहाँ इस तरफ बनाई गई है। ओके। लेकिन हम अब क्या मानते हैं कि अब अफगानिस्तान को अपना पड़ोसी देश मानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे 370 धारा हटाई गई तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ काम होगा आगे लाइफ में। ओके। यहाँ पर आपका चीन है। वैसे अगर हम चीन की बॉर्डर लाइन देखें तो यहाँ से इंडिया का इतना एरिया चीन ने कवर कर रखा है, जिसे हम LAC बोलते हैं, उधर हम LOC बोलते हैं, इधर LAC बोलते हैं। ठीक है। ये चीन का एरिया यहाँ पर आप देखोगे। नेपाल अपना पड़ोसी देश, भूटान है, बांग्लादेश आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, म्यांमार आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। अब बात रही मालदीव की, तो मालदीव यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से छोटी सी बॉर्डर लाइन पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है। और आपका श्रीलंका सबसे नीचे है। तो ये देश आपके काम के हैं, पड़ोसी देश हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा आपको। अब बता देते हैं कि चाइना, जो नेबर कंट्री है अपने, चाइना जो भी देश है वो किस लाइन से क्यों अलग की गई, किसने अलग की, ये भी आपको जानना चाहिए, और कितने किलोमीटर का एरिया ये कवर करेगा। तो चाइना के साथ बात करते हैं। तो चाइना के, एक तो मैंने आपको बताया था LAC। LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या लाइन ऑफ एक्साइज चेन। ठीक है। चीन की तरफ से अगर देखेंगे तो ये चीन वाले इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्साइज चेन। एक्साइज का मतलब क्या होता है? कंट्रोल होना। ठीक है। कब्जा करना।
और दूसरी तरफ से अगर इंडिया की तरफ से देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। दोनों अलग अलग नाम है लेकिन फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म एक ही है दोनों की, कंफ्यूज मत होने इस चीज में। तो दूसरी लाइन होती है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में मैकमोहन नाम का कोई आदमी था, ठीक है। तो उसने इस लाइन को शो कराया गया, राइट। शो कराने के बाद इसने क्या किया, तो ये लाइन कितनी किलोमीटर की बनाई देखो। जब तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आई बाद में, बताऊंगा कब आई। जब 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था ना, जब यहाँ पर इस वजह से ही युद्ध होता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो लाइन कितने किलोमीटर की है आपकी, 3400, 3500 के करीब है। तो 3490 किलोमीटर अप्रोक्स आपको ये लाइन दिखाई दे जाएगी। तो अगर मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ से लेकर आप देखोगे 3490 किलोमीटर आपकी ये लाइन बनाई दे देगी। आगे चेक करते हैं नेपाल। नेपाल के साथ कैसे लाइन बना रही है। नेपाल क्यों अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पर काला पानी के, अगर आपने सुना हो काला पानी की सजा, ठीक है। तो ये काला पानी रीजन होता है, यहाँ पर काला पानी का रीजन है। और इस काला पानी की रीजन कहाँ क्यों आया है, ये काली रिवर, आपको काली रिवर यहाँ से आपकी निकली तो, ठीक है। तो काला पानी क्या होता है कि भाई बहुत खारा पानी यहाँ से दिखाई दे जाएगा, तो नेपाल इस वजह से अलग है। और नेपाल के साथ अगर हम देखें, कितने किलोमीटर की बॉर्डर लाइन बना रहा है, 1751 किलोमीटर की आपकी ये बॉर्डर लाइन बना देगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में एक चीज याद रखना, देखो आपने क्या करना है, इस सभी कंट्रीज की क्या करना है, जो मैंने बताया था आपको। एक तो प्राइम मिनिस्टर याद रखना है, प्रेसिडेंट याद रखना है, कैपिटल याद करनी, करेंसी याद करनी। तो ये चार चीज आपको हर एक देश की याद होनी चाहिए जो अपने नेबर देश हैं, ठीक है, राइट। तो बांग्लादेश के साथ देखो, बांग्लादेश के किस वजह से अलग हुआ, रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ लाइन होती है। अब ये दोनों जगह रेड क्लिफ क्यों हुआ, क्योंकि बांग्लादेश तो बाद में आया था ना। बांग्लादेश से पहले क्या नाम था, वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान इसका नाम था, रेड क्लिफ। जब पाकिस्तान अलग हुआ, क्योंकि जब बांग्लादेश भी तो साथ ही अलग हुआ था, पाकिस्तान भी साथ अलग हुआ था, तो वेस्ट पाकिस्तान उसको बोला गया था। तो इस वजह से ये रेड क्लिफ नाम का एक पर्सन था, उसने अपना इस लाइन को डिवाइड किया गया था। तो इस लाइन को डिवाइड किया तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन यहाँ पर शो कराएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन कहाँ बना जाती है, तो 4096 किलोमीटर लंबी सबसे ज्यादा इंडिया के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है अपना, बांग्लादेश शेयर करता है। ठीक है, देखने में वैसे छोटा हो लेकिन बॉर्डर लाइन बहुत शेयर कर रही है आपके साथ, आपकी इंडिया के साथ। तो रेड क्लिफ ने वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बारे में बात की गई थी, लेकिन थोड़ा मुद्दे होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान को तो पाकिस्तान बोल दिया गया, वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बोल दिया गया, मतलब दोनों देश अलग अलग कर दिए गए। तो इतना समझ आ गया होगा। श्रीलंका के साथ कौन सी लाइन बनती है, श्रीलंका के साथ आपकी पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, जिसे आप बोलते हो राम सेतु, हिंदी में राम सेतु, ठीक है। तो पाकिस्तान, सॉरी, श्रीलंका के साथ कौन सी स्टेट होती है, जलधारा, पाक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या है, इसके साथ कोई बॉर्डर लाइन टच नहीं हुई, ये क्या है, पानी के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शो कर रहा है। तो पानी के साथ जो बॉर्डर लाइन शो करता है उन्हें हम स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, धारा के नाम से। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर है, नहीं पता बॉर्डर लाइन, हमें बॉर्डर लाइन का किलोमीटर जानना है। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को रेड क्लिफ बोलते हैं, साथ के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जो इंडिया और, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में शो कराएगा। तो पाकिस्तान के साथ कितने बॉर्डर शो शेयर कर रही है, तो यहाँ पर आपका 3300 3400 यहीं पर करा हुआ, तो 3320 किलोमीटर का आसपास ही आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लाइन शो कर रहा है इंडिया के साथ। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती, बस ये अलग हुआ है किस किस से, आपका कुछ हिल्स हैं। एक तो पटकाई हिल्स,
पटका हिल्स जो आप देखोगे म्यांमार में है, सॉरी मिजोरम में है, देखते हैं, हाँ मणिपुर में, सॉरी पटकाई हिल्स जो है वो, हाँ मिजोरम में पटकाई हिल्स, जो आप यहाँ पर देखोगे बिल्कुल नीचे, ठीक है, यहाँ पर पटकाई हिल्स है। नागा हिल्स अगर बात करें तो यहाँ पर आपके नागा हिल्स, चीन हिल्स, चीन, चाइनी हिल्स जो भी आप बोल सकते हो, चाइना नहीं, चीन हिल्स भी यहाँ पर है। तो यहाँ से जो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा है मनी म्यांमार, जो भी आपका, ये सब हिल्स हैं, ठीक है, पहाड़ियां हैं, तो इस वजह से ये अलग हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन हिल्स के नाम बताए, एक तो पटकाई और एक नागा, जो नागालैंड के साथ, दूसरा तीसरा क्या है, तीसरा एक चीन हिल्स के नाम से। तो इस हिल्स की वजह से ये क्या होगा, अलग होगा। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान किसके साथ अलग हो रहा है, कुछ नहीं, ये तो जस्ट ऐसे ही अलग हुआ था, इंडो भूटान के नाम से अलग हुआ था, ये तो इंडो भूटान के साथ। अच्छा, म्यांमार की बॉर्डर लाइन हमने मिस कर दी कि कितने किलोमीटर का शेयर कर रहा है, तो 1650 किलोमीटर का आपका ये शेयर करेगा बॉर्डर लाइन को। भूटान देखते हैं, तो भूटान जो है शेयर करेगा आपका 699 किलोमीटर, मतलब लगभग 700 किलोमीटर। तो ये सबसे चीज याद रखनी, एक तो सबसे ज्यादा परफेक्ट याद रखना, सबसे ज्यादा 4096 बांग्लादेश के साथ, और 699 सबसे कम भूटान के साथ, सॉरी सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ करेगा ना, 108 किलोमीटर, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ देखते हैं कौन सी लाइन शो कर रहा है, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, ठीक है, डूरंड लाइन। और ये डूरंड लाइन कितने किलोमीटर की है अपने इंडिया के साथ, 108 किलोमीटर की है। तो मैंने आपको बताया था मैप में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, यहाँ पर ये डूरंड लाइन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरिया डूरंड लाइन है, 108 किलोमीटर के लगभग, पहाड़ियों के साथ है, अच्छा है, दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे मतलब एक तो आपने सबसे कम याद रखना है कि क्या है, 108 किलोमीटर, सबसे ज्यादा क्या है, 4096 किलोमीटर। ओके, तो मालदीव ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है, लेकिन जस्ट इसको नेबर कंट्री, पड़ोसी देश के नाम से याद रखते हैं। तो टोटल देख लो कितने हुए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 9 कंट्री आपके पड़ोसी देश हैं। अब बात आ जाती है कि अफगानिस्तान को हम पड़ोसी देश के नाम से जानते हैं या नहीं जानते। हाँ भाई, अगर आप देखोगे तो अगर आपको लाइन ऑफ कंट्रोल अगर आप काउंट नहीं करने वाले तो ये आपका पड़ोसी नेबर है, अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल काउंट करोगे तो ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर कंडीशन आती है कि हम इसको पड़ोसी देश माने या नहीं माने। अगर अकॉर्डिंग टू, अगर जम्मू कश्मीर, कंप्लीट जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वो अपने अपने इंडिया में है, और उस वजह से क्या होगा, अफगानिस्तान अपना पड़ोसी देश होगा, ठीक है। तो ये एक मुद्दा छिड़ा हुआ जिस पर हम क्या कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, ये चीजें। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी चीजों को पढ़कर अच्छा लगा होगा। ये अपने नेबर कंट्रीज हैं, अलग से वीडियो डाल दूंगा इन नेबर कंट्रीज की, कि हमारे इंडिया के साथ नेबर कंट्री क्या है, क्या क्या इसके प्राइम में आइए, आप सारे याद करोगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। 15 अगस्त 1947 को यह आजाद हुआ था। रिपब्लिक डे के बारे में बात कर लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर रिपब्लिक डे हुआ था, ठीक है। मतलब इस दिन क्या होगा, लोगों के हाथ में शासन आ चुका था। हेड ऑफ कंट्री कौन है, प्रेसिडेंट है। और आपको जानना, आपको पता होना चाहिए, इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू नाम है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये अपने देश के प्रेसिडेंट है, हाल फिलहाल सेकंड सेकंड वुमेन है। इसके साथ साथ ही आप पता कर लो, सेकंड वुमेन है, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन कौन थी, ये आपको याद होना चाहिए। और ये कितने नंबर पर आती है, अब तक अपने देश में 15 प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो 15वां नंबर इसका है। तो ये आपका कब आई थी, ये अभी आपको पता होना चाहिए, जुलाई 2022 में आई थी, ओके। और कहाँ की रहने वाली है, उड़ीसा की रहने वाली है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा है तो उड़ीसा के बारे में आपको, इसकी कैपिटल क्या है, इसके सीएम कौन है, इसके गवर्नर कौन है, ये आपको भी पता होना चाहिए। अब बात आ जाती है हेड ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट। पूरे देश का शासन कौन चलाता है, प्राइम मिनिस्टर चलाता है, ना कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का काम क्या है, कोई भी बिल आए उस पर सिर्फ साइन करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट मतलब पूरे देश के ऊपर कोई भी डिमांड नहीं रख सकता। डिमांड कौन रखेगा,
हेड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके। तो नरेंद्र मोदी जी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से नंबर के अपने इंडिया में टोटल अब तक 14 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। 14 नंबर पर आपका नरेंद्र मोदी है। तो यहाँ पर दो मिनिस्ट्री ये ले चुके हैं। दो मिनिस्ट्री कौन सी है? एक तो 22 22 एंड 23rd मिनिस्टर, मतलब अगर 22 23rd क्या है मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ये है कि 5 5 साल का गैप ले रहा है, ठीक है। ओके। अगर हम काउंट करते हैं ना आज तक देश में, तो इतने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होने थे, 23rd होने थे। 22 कब तक है? 14 से 19 था। 2014 से 2019, अब 2019 से 23rd मिनिस्ट्री आपकी चल रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोदी जी कहाँ के हैं। गुजरात के हैं। गुजरात के बारे में भी वही चीजें। सीएम, कैपिटल क्या है, सीएम कौन है, और इसके गवर्नर कौन है, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो बहुत मेन चीजें हैं, आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। वीडियो काफी लंबी बनेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जुडिशियल बॉडी का बात कर लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने इंडिया के जुडिशियल बॉडी में काउंट होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सबसे ऊंची कोर्ट होती है, जहां पर कोई कानून, मतलब कोई भी बिल लागू करना, मतलब कोई भी नया कानून बनाना कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आप भी इससे पूछ ले जाए, ऑनरेबल जज कौन है सुप्रीम कोर्ट के? तो जस्टिस धनंजय, धनंजय नाम है, ठीक है। और धनंजय वाई चंद्रचूड़, ठीक है। और ये कब आए थे? ये आपका 2022 में आए थे, ठीक है, नवंबर 2022 में आए थे, ठीक। करेंसी की बात कर लेते हैं, इंडियन रुपी। अब इंडियन रुपी तो है, ये रुपी के सामने इंडिया क्यों लगा है? क्योंकि रुपी है ना, अदर कंट्रीज में भी करेंसी है। अब अदर कंट्रीज कौन है? पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। नहीं, साथ वाली कंट्रीज में चलते चलते साथ में अगर थोड़ा दूर की बात करें, तो ये आपका इंडोनेशिया में भी रुपी चलता है, इंडोनेशिया में भी। इसके साथ साथ आपका मालदीव में भी ये चलता है। मालदीव भी तो अपना पड़ोसी देश है। और मॉरिशस में भी ये रुपीज नोट करेंसी चलती है, मॉरिशस, ठीक है। नेशनल फ्लैग की बात कर ले, ट्राई कलर है, ऊपर ऑरेंज है, बीच में व्हाइट है, नीचे ग्रीन है, और व्हाइट वाली पट्टी में क्या होगा? एक डार्क ब्लू कलर का सिंबल होगा, ठीक है। नेशनल सिंबल क्या असल में आ गया? लाइन ऑफ सारनाथ से, जो कि हम अशोक स्तंभ बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राजा अशोक ने इसका निर्माण कराया था, ठीक। नेशनल एंथम की बात करें, जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये बहुत क्वेश्चन आता है आपका, इनको याद रखना, ये बेसिक क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि ये पुराने टाइम के क्वेश्चन है। अगर पुराने टाइम, क्योंकि बाई चांस कभी भी किसी भी एग्जाम में कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो पुराने टाइम के क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग अपना। देखो, अंथम अलग चीज है, सॉन्ग अलग चीज है। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चटर्जी, ओके। अगर एनिमल की बात करें, टाइगर है। फूल की बात करें, लोटस है, ठीक है। आगे देखते हैं। कैलेंडर की बात करें तो शक कैलेंडर है। इसके साथ साथ इंडिया में जो कैलेंडर चलता है, संवत भी चलता है, एक संवत कैलेंडर भी चलता है, ठीक है। और एक अंग्रेजों वाला का नाम याद नहीं है, जी से ही नाम बनता है, आई थिंक सो। अगर आपको याद है जरूर बताना, मुझे भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। नेशनल ट्री की बात करें तो बनियान। बर्ड की बात करें तो पीकॉक होता है। नेशनल डेज, और इसके साथ साथ नेशनल डेज के बारे में भी, अगर हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे के बारे में बात करें, तो 3 हॉलीडे आपकी होती है। एक तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे के नाम से, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के नाम से, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम से, ठीक है। पॉपुलेशन आपके ये है 2000,
ये आपकी पॉपुलेशन है 2020 के, ठीक। एरिया की बात करें, इतना एरिया है इंडिया में। टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, टोटल कोस्ट लाइन 7517 है। लेकिन अगर हम टोटल देखें, अगर बाई चांस ये देखो, इंडिया कुछ इस तरह से है ना, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर लाइन है, ये जो मेन लैंड बॉर्डर लाइन है, मेन लैंड बॉर्डर लाइन, ठीक है, सॉरी कोस्ट लाइन, पानी के साथ जो भी सीमा बनाती है, तो ये कुछ आपकी 6100 के लगभग है, 6100 किलोमीटर का अप्रोक्स इतना है। और अगर बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की और लक्षद्वीप की, तो इन दोनों को मिला के एक अलग से बॉर्डर लाइन आ गई, कोस्ट लाइन आएगी, जिसको हम 1400 किलोमीटर के आसपास मानते हैं। तो टोटल देखोगे तो 7500 के करीब आपका ये कोस्ट लाइन बढ़ जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। लैंड फ्रंटियर की बात करें, 1500 200 किलोमीटर है। यहाँ पर फ्रंटियर की बात करें तो 1500 200 किलोमीटर है। स्ट्रेच कैसे है, ईस्ट टू वेस्ट यहाँ से 2933 है, और अगर नॉर्थ टू साउथ करें तो 3214 है। अगर ईस्ट नॉर्थ टू साउथ बात करें तो ये आपका क्या होगा, लद्दाख से, लेह से चलेगा और कन्याकुमारी तक जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो गुजरात के द्वारका से चलता है, और ये आपका आई थिंक अरुणाचल प्रदेश के कोई शहर का नाम है, याद नहीं आ रहा, तो यहाँ तक आपका इतनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि आपके ये दिखाई दे रखे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रिवर्स अपने इंडिया में कौन कौन सी स्टेट में चलती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है। तो अब मैं यहाँ पर बताएंगे आपको गंगा, गंगा के बारे में। तो गंगा जो चलती है उत्तराखंड के ऋषिकेश से बनती है। ऋषिकेश जगह है उत्तराखंड में। यहाँ पर आपकी ये नदी, मतलब यहाँ से 5 नदी आती है यहाँ तक, और वो पांचों नदी मिलके क्या हो जाती है, गंगा हो जाती है, ठीक है। तो फिर हरिद्वार से ये स्टार्ट होती है, जिसे हम शिव जी का स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि बोला गया है कि शिव जी के चोटी में जो है माँ गंगा का निवास है, तो इसलिए हरिद्वार में हम माँ गंगा का निवास बोलते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश का आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बाद ये कहा जाती है यूपी में चली जाती है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद ये आपके बिहार में इंटर हो जाता है। बिहार के बाद ये आपका झारखंड में इंटर हो जाता है, और फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए सुंदर वन का डेल्टा बनाता है, किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ। तो यहाँ पर चला जाता है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में ये चली गई। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो ये आपके आगे जाएगी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलते हैं, और दोनों के से एक डेल्टा बनता है, जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मानते हैं, जिसे हम बोलते हैं एवरग्रीन डेल्टा, जिसे हम क्या, उसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। साथ में ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र देख लीजिए। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से जाएगी, देखो यहाँ वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल से क्या जाएगा, बांग्लादेश भी कर लो ऐड। बांग्लादेश देश में, जो कंट्री में जाता है ना, तो ब्रह्मपुत्र जो होता है वो चाइना से आ रही है, ठीक है, तिब्बत से आ रही है। तिब्बत से आपका कहाँ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर देगा। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फिर आपका असम से होते हुए सीधा बांग्लादेश निकल जाएगा। बांग्लादेश भी एक कंट्री है, और फिर बांग्लादेश में कहाँ मिलेगा, गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में फिर बे ऑफ बंगाल में ये एंट्री कर जाता है, ठीक। अब बात करें इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर की बात करें तो यहाँ आपका जो बनता है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से होकर ये जो आती है को लद्दाख क्षेत्र से जाती है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहां से निकलते हुए पाकिस्तान में एंट्री हो जाती है। पाकिस्तान में भी कहाँ एंट्री होगी, पंजाब में, ठीक है, पंजाब, पंजाब प्रोविंस में, ठीक है। और फिर पाकिस्तान से निकलते हुए ये कहाँ जाएगी, अरेबियन सी में ये जाती है, ठीक है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी की बात करें तो गोदावरी को बोला गया दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। तो ये आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। महाराष्ट्र से स्टार्ट होके कहाँ जाएगी, आपके आंध्र प्रदेश में जाएगी, सॉरी, आपके पहले छत्तीसगढ़ में जाएगी, फिर छत्तीसगढ़ के बाद ये आपका आंध्र प्रदेश स्टार्ट कर देगी। आंध्र प्रदेश से होकर ये उड़ीसा में चली जाएगी। उड़ीसा से कहाँ जाएगी आपका,
उड़ीसा से आपका ये चली जाएगी बे ऑफ बंगाल। ठीक है। ओके। महानदी की बात करें तो महानदी रिवर जो होती है वो आपके छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, छत्तीसगढ़ से जाएगी आपके उड़ीसा में, और उड़ीसा से चली जाएगी बे ऑफ बंगाल। ठीक है। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर की बात करें तो ये आपकी महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, कर्नाटक जाएगी, कर्नाटक से आपकी कहाँ जाएगी, आंध्र प्रदेश में जाएगी, आंध्र प्रदेश से आपको कुछ पार्ट तेलंगाना से होते हुए कहाँ चली जाएगी, आपका बे ऑफ बंगाल में। मतलब ज्यादातर लाइन जो होती है वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है। कावेरी रिवर की बात करें तो ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, कर्नाटका से स्टार्ट होगी, कर्नाटका से आपकी सीधी ये जाएगी तमिलनाडु में, तमिलनाडु से अगर आप देखोगे, तमिलनाडु से आप ये जाएगी पुडुचेरी, पुडुचेरी से जाते हुए ही आपका बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। ठीक है। लूनी रिवर की बात करें तो ये आपके राजस्थान से स्टार्ट होगी, राजस्थान से स्टार्ट होकर आपके ये कहाँ जाएगी, गुजरात में जाएगी, गुजरात से आपकी सीधी कहाँ गिर जाएगी, अरेबियन सी में गिर जाएगी। ठीक है, अरेबियन सी में। ओके। नर्मदा रिवर की अगर बात करें तो ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश से स्टार्ट होगी, फिर आपका महाराष्ट्र में चली जाएगी, फिर आपका गुजरात होते हुए कहाँ जाएगी, अरेबियन सी में चली जाएगी, अरेबियन सी। ठीक है। जो पाकिस्तान की तरफ समुंदर दिखाई देता है ना, वो आपका अरेबियन सी होता है, जो बांग्लादेश के नीचे होता है बे ऑफ बंगाल बोलते हैं उसको, याद रखना। यमुना रिवर की अगर बात करें तो ये आपको उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, उत्तराखंड से कहाँ आएगी, हिमाचल प्रदेश में आएगी, हिमाचल प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी, हरियाणा में जाएगी। ठीक है, हरियाणा के बाद ये आपका दिल्ली में स्टार्ट एंट्री करती है, और दिल्ली के बाद आपका यूपी में एंट्री कर जाती है, यूपी में, यूपी से पहले कुछ पार्ट आपका ये राजस्थान को भी कवर करती है, ये राजस्थान के यूपी में एंट्री करने के बाद ये कहाँ एंट्री करती है, यूपी के बाद गंगा में मिल जाती है जाके। ठीक है। सतलुज रिवर की बात करें तो हम ये कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो ये आपकी हिमाचल प्रदेश तिब्बत से स्टार्ट होती है, तिब्बत से स्टार्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, हिमाचल प्रदेश में जाएगी, हिमाचल प्रदेश में क्या जाएगी, पंजाब, पंजाब में कहाँ मिल जाएगी, ये आपकी चेनाब रिवर में मिल जाएगी। ठीक है। अब बात आ गई लास्ट रिवर जो हमारे सामने है, झेलम रिवर, झेलम रिवर कहाँ जाएगी, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड जे एंड के में स्टार्ट होती है, और जे एंड के में के बाद ये पाकिस्तान में चली जाएगी, पाकिस्तान के बाद कहाँ मिल जाएगी, आपकी इंडस रिवर में मिल जाएगी, इंडस रिवर के बाद सीधी अरबियन सी में जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स थी जो हम इम्पोर्टेंट रिवर्स के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी रिवर्स आपको याद हो गई होगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है और आपने बहुत कुछ सीखा आज। ठीक है, इंडिया के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं, माउंटेन्स देखो, माउंटेन्स को बोला गया माउंटेन, हिमालय, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, काराकोरम, अरावली, सतपुड़ा। तो ये हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। हिमालय की बात करें तो हिमालय आप देखोगे, इंडिया को बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है, फिर आपको उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड में भी ये स्टार्ट होता है, उत्तराखंड के बाद आपका कहाँ जाएगा, नेपाल, नेपाल के बाद आपका सिक्किम भी इसी में आता है, फिर भूटान आता है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश भी इसी में आता है। तो ये कुछ हिमालय में है। ठीक। ईस्टर्न घाट की बात करें तो आप देखोगे, ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल की साइड में है। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं, तो एक तो उड़ीसा आ जाता है, साथ में आपका उड़ीसा से थोड़ा एरिया तेलंगाना, सॉरी छत्तीसगढ़ का भी लेता है। ठीक है, थोड़ा सा एरिया आपका छत्तीसगढ़ का आता है, स्मॉल पार्ट्स। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश को कवर करता है ये, आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा एरिया तेलंगाना का भी लेता है, तेलंगाना का भी लेता है। और फिर आपका कहाँ का जाता है, केरल, कर्नाटका का भी थोड़ा एरिया लेता है, कर्नाटका के साथ में केरल का भी थोड़ा सा एरिया लेता है ये। और फिर आपका तमिलनाडु में ये खत्म हो जाता है। ठीक है। अब बात हो जाती है वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, गोवा का एरिया इधर आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, केरल आ जाता है। ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट था, वो ईस्टर्न घाट। अब बात करते हैं इन दोनों को ज्वाइंट कौन करता है आपस में, जो कि तमिलनाडु में ज्वाइंट होता है, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी पर, आप याद रखोगे नीलगिरी, सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी नीलगिरी। ठीक है, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को ज्वाइंट करता है। ठीक है।
बात हो गई काराकोरम माउंटेन की, तो काराकोरम जो रेंज है वो एक हिमालय की रेंज है। अगर आप बात करते हैं तो हिमालय की रेंज है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर एरिया, जे एंड के को कवर करेगा, लद्दाख को कवर करता है, ठीक है। तो ये काराकोरम के रेंज में आते हैं, ठीक है। तो अब बात होती है अरावली की। अरावली की जो आएगा वो थोड़ा बहुत कुछ हरियाणा को कवर करता है, दिल्ली को कवर करता है, साथ के साथ राजस्थान को ये कवर करता है कंप्लीट, ठीक है। और राजस्थान प्लस गुजरात के जो बॉर्डर लाइन है वहां पर ये जाके खत्म होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है जहां पर अरावली रेंज खत्म होती है, वहां पर एक आपको अच्छा एरिया दिखाई देगा, माउंट आबू। आपको यहाँ पर रीजन दिखाई देगा जो कि घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा रेंज की। सतपुड़ा रेंज, बात कर ली जाए सतपुड़ा रेंज की। सतपुड़ा रेंज कहाँ पर? आपका विंध्याचल जो रेंज है, विंध्या जो रेंज है उसके नीचे जस्ट है सतपुड़ा रेंज। और ये आपको कवर करता है एमपी का एरिया, और ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया, ठीक है। और साथ के साथ इसके साथ महाराष्ट्र का एरिया भी कवर करता है सतपुड़ा रेंज, ठीक है। तो ये कुछ माउंटेन्स थे जो मेन है। यहाँ पर एक माउंटेन्स नहीं बताया गया जिसे हम बोलते हैं विंध्या। विंध्या, तो विंध्या रेंज क्या होता है? सतपुड़ा से ऊपर है, ये भी आपको एमपी में ही पड़ेगा, ठीक है। एमपी के साथ साथ थोड़ा कुछ एरिया राजस्थान का कवर करता है। तो ये जो विंध्या विंध्या और सतपुड़ा रेंज है, ये दोनों क्या करते हैं? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कन्वर्ट चेंज करता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ और साउथ को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के कारण बोलते हैं, विंध्या और सतपुड़ा के कारण बोलते हैं, ठीक। हाईएस्ट माउंटेन की बात करते हैं, कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात करें तो ये आपका सिक्किम में है, सिक्किम में, ठीक है। और सिक्किम में भी कहाँ होगा ये? सिक्किम में अगर आप देख गए होगे तो दार्जिलिंग कोई जगह है, दार्जिलिंग। चाय मिलती है, चाय पत्ती यहाँ से बन के आती है दार्जिलिंग में। आपका दार्जिलिंग के पास है ये कंचनजंगा, अगर हम घूमने जाओ तो। अब बात कर लेते हैं सीज की। सीज क्या है? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के साथ साथ कौन कौन लाइन बनाता है? तो बे ऑफ बंगाल किसके साथ बनाता है? बे ऑफ बंगाल आपका बांग्लादेश से, उधर मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, और मणिपुर है। ये सब क्या है? ये आपके इनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ना कि कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। तो कोस्ट लाइन किसके साथ शेयर कर रहा है बे ऑफ बंगाल? एक तो आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा। आपका इंडिया की बात करें तो फिर आपका वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा के नीचे आपका आंध्र प्रदेश है, और फिर आपका तमिलनाडु है। तो ये चार स्टेट हैं जो इसके साथ बॉर्डर कोस्ट लाइन शेयर कर रहे हैं। अरेबियन सी की बात करते हैं तो यहाँ पर गुजरात देखोगे आप, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आपको दिख जाएगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा आपको दिख जाएगा, गोवा के बाद आपको कर्नाटक दिख जाएगा, कर्नाटक के बाद आपका केरल दिख जाएगा। ये आपका अरेबियन सी है। इंडियन सी की बात करें तो इंडियन सी के साथ केरल प्लस तमिलनाडु, ये दो स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो बे आप देखोगे तो कुछ इंडिया इस तरह से है। इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल है, अगर इधर आप अरेबियन सी देख पाओगे, और इसके नीचे जस्ट इंडियन ओशियन देख पाओगे, ठीक है। तो ये आपके सीज हैं। मेजर एग्रीकल्चर क्लाइमेट देख लेते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की बात करें तो ये आपका कब स्टार्ट होता है? जून से स्टार्ट होता है, ओके। जून से 4 महीने ले लो आप, जून से अक्टूबर, लगभग इतना चलता है। जून जुलाई से स्टार्ट होता है, अक्टूबर नवंबर तक ये सब होता है। इसके बाद रबी की बात कर लेते हैं तो अक्टूबर से लेकर अ, मार्च या फिर अप्रैल, यहाँ पर हम नवंबर ले लेते हैं, नवंबर से अप्रैल ले लेते हैं, ठीक है। बाकी बचे 2 महीने, अप्रैल और मई। अप्रैल मई में क्या होता है? जायद फसल होती है। तो ये तीन फैक्टर होते हैं अपने एग्रीकल्चर में। बाकी आगे देखते हैं चाइना। चाइना का मैप देखो, इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो डिस्कस कर चुके हैं को, ठीक है। अब बात आई चाइना की। तो ये आपका चाइना का मैप मिल जाएगा इस तरह से, कुछ देखने को आपका स्टेट भी दिख जाएगा और बॉर्डर लाइन, मतलब सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं इंडिया की बॉर्डर लाइन।
तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी सी रेड कलर में, आप यहाँ से एक बॉर्डर लाइन देख रहे हो कुछ ऑरेंज कलर की। तो ये मैं आपको बना देता हूँ, ये कुछ यहाँ से, ये जो मैप है, ये जो मैंने लाइन लगाई है दूसरे नंबर पर, ये क्या है, इंडिया की लाइन है, ठीक है। और ये इंडिया की लाइन, ये क्या बोलते हैं, इंडियन क्लेम लाइन बोलते हैं। ये चाइना वाले इंडियन क्लेम लाइन के साथ साथ LAC, लाइन ऑफ एक्साइज चीन, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ लाइन शेयर कर रहा है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर भी क्या बोला है, चाइनीज क्लेम लाइन बोल दिया गया, ठीक है। और इंडिया का मैप आपका इधर है। बाकी आपके बाद आपको खुद डिस्कस करना है इसको। वही द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, इसकी कैपिटल क्या होगी, कैपिटल, दो कैपिटल हैं, दोनों आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका करेंसी क्या क्या है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ इतना याद कर लेना, बाकी मैं आपको इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा था जब आपका आ चुका था। तो अब हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चाइना के बारे में इतना आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। कुछ मेन मेन चीजें पढ़ना है, अगर पढ़ लेना, क्योंकि ये चाइना अपना कंट्री देश है, तो कंट्री देश का, सॉरी, नेबर कंट्री है, तो नेबर कंट्री के बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहिए। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने लेकर आया हूँ जो एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करने के लिए, ये क्या क्या चीज है, तो ये आपकी हर एक चीज बता देगा, हर एक डिस्कशन। तो यहाँ पर आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फ्यूचर क्या है, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, एग्रीकल्चर 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर में हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है, मेजर एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, और क्या क्या प्रोग्राम है ये कुछ डिस्कस यहाँ पर दिए गए हैं। मेजर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, क्या क्या क्रांतियां उठी, ये क्रांति उठी है, ठीक है। ग्रीन, जिसे हम ग्रीन बोलते हैं, सेकंड ग्रीन बोलते हैं, व्हाइट बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं, एवरग्रीन बोलते हैं। लैंड फॉर्म के बारे में क्या क्या जानकारी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग, मतलब बैंक वगैरह कैसे रिलेट करते हैं, रूरल, या फिर ये भी आपका बैंक के यहाँ आ जाते हैं, रूरल क्रेडिट एंड एक्सटेंशन सर्विस में क्या क्या स्कीम लेकर आते हैं। ये कुछ स्कीम्स हैं जिसमें हम KCC बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप विलेज गांव से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस यहाँ पर किस तरह बनता है, दो तरह के होते हैं, AICIL, NAIS। ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के बारे में होनी चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या क्या है, FCI और TPDS के बारे में होना चाहिए आपको याद। WT, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीकल्चर सब्सिडीज क्या क्या बनाती हैं, तो यहाँ पर 3 सब्सिडीज अपने इंडिया में फिलहाल चल रही है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। तो ये अगर पूरा डिस्कस करें तो इसका मतलब हम एक बुक को पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट, वीडियो काफी लंबी बनने के कारण मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बारे में आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो गूगल से देख देख कर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या मेन पॉइंट है वो मैंने ले लिए हैं, तो आप देखते जाइए क्या क्या है। एग्रीकल्चर इंडिया के बारे में बात करें, जो कुछ मेन मेन पॉइंट है, ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू प्रोवाइड जॉब्स, रेवेन्यू एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेशनल फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस बारे में बात की गई, जो एग्रीकल्चर है ना, वो अपने को क्या दिलाता है, फूड जॉब दिलाता है। फूड जॉब कैसे, सॉरी, जॉब्स कैसे दिलाता है, जैसे किसान एक कटाई करता है, गेहूं, जो भी बाजरा, जो भी अनाज है, वो जाता है मंडी में। मंडी में जाने के बाद क्या होगा, मंडी में वहां पर वर्कर आएंगे, जो वो वर्कर्स आते हैं, वो वर्कर्स क्या ले रहे हैं, अपने आप को एक जॉब मान रहे हैं, वो एक जॉब होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जितनी भी पैकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, सभी आपका जॉब्स में आ जाता है। इससे क्या होता है, एक रेवेन्यू स्टार्ट होती है, इकोनॉमिक्स बनती है इंडिया के, जो भी देश की फाइनेंशियल स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी क्या होगी, फूड सिक्योरिटी वो चीज होती है, अगर अगर मान लो बाई चांस कहीं अकाल पड़ गया, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो वहां पर क्या होता है, अनाज ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन खराब होने के बाद, लेकिन अगर हमारे पास फूड है तो हम उस फूड को डिनोट करते हैं, तो वो एक फूड सिक्योरिटी में काम आता है।
एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो टुगेदर विद इट्स लिंक्ड इंडस्ट्री इज विदाउट ए डब्ट इंडियाज मेजर सोर्स ऑफ इनकम। इंडिया का मेजर सोर्स एग्रीकल्चर को ही माना गया है, ठीक है। और यहाँ पर लिंक इंडस्ट्री क्यों बोला गया है? देखो, जैसे कि अगर हम खेतों से कटाई करते हैं, जैसे अब आगे आपका फरवरी चल रही है, मार्च अप्रैल में, मार्च में अगर सरसों सरसों की कटाई हो जाती है, जो कि तेल आपका लगाते हैं, सरसों का तेल अगर आप घर पे यूज करते हैं तो वो अब मार्च में कटाई स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल में गेहूं वगैरह कटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस ये जो लिंक इंडस्ट्री यहाँ पर क्या आता है कि अगर हम सरसों बेचेंगे तो वो इंडस्ट्री में जाता है। इंडस्ट्री क्या काम करती है, मतलब कंपनियां क्या काम करती है, आप तेल बनाकर आपके घर तक पहुंचाती है। तो ये एक दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है। जैसे एक किसान को मान लिया सरसों काटी, उसने क्या किया, अपना सरसों बेच दिया कंपनी को, और वो कंपनी वापिस उस पे क्या, उसको क्या भी दे रही है, तेल दे रही है, ठीक है। तो ये सरसों से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। शेयर बोल दिया जाता है कि नेशनल इनकम कितनी शेयर करता है, सबसे ज्यादा शेयर एग्रीकल्चर में आता है 18.2%। 2014-15 के हिसाब से देखें 16.5%। 19-20 के हिसाब से देखें इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस हो रही है एग्रीकल्चर में, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि अ, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या होता है कि हरियाणा के लोग हम काम करते हैं, जबकि बिहार यूपी के एक वर्कर यहाँ पर लाए जाते हैं, उससे काम करवाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं फिर हरियाणा वाले, तो वो अपने खेतों के साथ साथ दूसरा भी काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एक के साथ अपना दूसरा काम कोई भी स्टार्ट कर देना। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में बात करें, इम्प्लॉय ओवर 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 2/3 क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, ठीक है। और 1/3 की बात करें तो 1/3 क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जो कि बिना एग्रीकल्चर के करते हैं, ठीक। और वाकई में बात कही जाए तो 1/3 जो है उनको एग्रीकल्चर से कुछ लेना देना भी नहीं है, सब वो खाने का एग्रीकल्चर का यूज फूड के लिए काम करते हैं बस। वो अगर वो देखें तो फूड के लिए अपना फूड सिक्योरिटी में आते हैं वो चीजें, ठीक है। अगर आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज है नहीं तो बहुत नुकसान है आपको, ठीक है। तो थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। एग्रीकल्चर इज प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस द मेजोरिटी ऑफ फूड वी ईट। अब बोल दिया कि एग्रीकल्चर क्या प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स भी अब बोला गया है, क्या इकोनॉमिक्स बोला गया, हमें खाना प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेजोरिटी सबसे ज्यादा काम किया आता है एग्रीकल्चर का, हमें खाना प्राप्त करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि किसी घर में अनाज है तो वो कभी भी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसके पास खाना खाने के लिए है, ठीक है। इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर ए रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इन एडिशन टू फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन से क्या बनाए जाते हैं, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे, जैसे कि आज के टाइम में ये आ रहे हैं, जो भी आप फास्ट फूड खाते हो ज्यादातर ये क्या आता है, फूड ग्रेन से आते हैं। जैसे कि आप देखोगे चाउमीन, चाउमीन किससे बनी है, राइस से, ठीक है। ओके। और गेहूं से देखो तो गेहूं से आपका ये दलिया वगैरह मिल जाता है मार्केट में, ठीक, ओके। और मतलब कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर हम चावल से बनाते हैं, जैसे कि चाउमीन हो गया, बर्गर हो गए। बर्गर भी क्या है, गेहूं का यूज होता है, ठीक है। तो यह मतलब बना देते हैं, तो इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। एक ग्रीन रिवोल्यूशन आपको पढ़ा होगा, व्हाइट रिवोल्यूशन, येलो, ब्लू। ये क्या होते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड एक्टिविटी हैं। तो ग्रीन क्या होता है, येलो क्या होता है, आने वाले कुछ टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने इनको भी रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। फीचर्स की बात करते हैं, सब्सटेंशन एग्रीकल्चर। Subsistence agriculture क्या है, द फार्मर ओन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ग्रो क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली एंड कंज्यूम practically of their farm produce, just a small access to sell at the market। तो सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, तो समझो। एक किसान है, एक किसान ने गेहूं काटे, मतलब अपना उसका एक खेत है, थोड़ा सा खेत है, ठीक है। एक बड़े किसान होते हैं, एक छोटे किसान, हम छोटे किसान की बात कर रहे हैं। मान लो उसके पास 1 एकड़ जमीन है,
एक एकड़ जमीन है, उस जमीन पर उसने गेहूं उगाए, ठीक है। गेहूं उगाने के बाद क्या होगा, वो कटाई करेगा अपनी फैमिली के साथ, कटाई उसकी जो भी है, हार्वेस्टिंग करेगा। हार्वेस्टिंग करने के बाद वो क्या करेगा, वो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या करेगा, कुछ पार्ट, उसका सम पार्ट, जो भी गेहूं से, जो भी खेतों से गेहूं निकला उसका कुछ पार्ट अपने पास रख लेगा, अपने पास जमा कर लेगा, ठीक है। और बचा हुआ पार्ट, देखो कुछ पार्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा भी आ जाए, थोड़ा सा भी आ जाए, ठीक है। मतलब पूरे साल का खाना ये अपने पास जमा कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, कंज्यूम करता है अपने, कंज्यूम मतलब फार्म प्रोड्यूस मतलब जमा कर लेता है। और बाकी बचे हुए को क्या करता है, स्मॉल एक्सेस, मतलब कुछ अगर कुछ पार्ट इसने जमा किया तो थोड़ा बहुत उसने बचाया होगा, और वो बचा हुआ को क्या करेगा, मार्केट में सेल कर देगा, ठीक है। हंड्रेड ऑफ इयर्स इंडिया इज प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब पुराने टाइम से क्या होगा, एग्रीकल्चर पर इंडिया कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एंशियंट हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कस किया गया कि पुराने लोगों ने अपने एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट किए, ठीक है। जब भी कहता हूँ एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जो पूरी बुक बना सकती है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या बना, तो इसके बारे में हम जरूर पढ़े, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और आज के टाइम जो घर गांव के किसान हैं, जो फैमिली वाले किसान हैं, वो ज्यादातर इसी पर बेस रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है ज्यादा जॉब वगैरह से, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाती है लार्ज पॉपुलेशन के, तो 2011 के अकॉर्डिंग 30% इंडियन पॉपुलेशन जो कि सिटीज में है, कहाँ किस पर डिपेंड था, इसी इनकम पर डिपेंड था, एग्रीकल्चर पर। जबकि 2025 में हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल लिव इन सिटी। 2025 में क्या हो गया, इंडियन जो भी लोग बाग हैं उसके, उससे का आधा सिटीज में आगे बसने लगे, मतलब अगर आप देखो गांव में जाकर, तो गांव में ज्यादातर घर खाली हो रहे हैं। वो खाली क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई एग्रीकल्चर तो क्या है, राम भरोसे का काम है, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते, सीधी सिंपल बात ये है। अगर आप उस पर मेहनत करो तो सबसे अच्छा काम एग्रीकल्चर के अलावा कुछ नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू सर्वे अगर हम देखें, 4 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आर डाइवर्टेड फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी ईच ईयर। ये बहुत इसने नेगेटिव पॉइंट बोला गया। सर्वे के अकॉर्डिंग एक चीज पाई गई है, क्या पाया गया, कि 4 मिलियन हेक्टेयर जो वहां पर खेती होती थी, डाइवर्ट कर दिया कि इसमें नॉन एग्रीकल्चर में, मतलब वहां पर कंपनियां बना दी गई। इसके साथ साथ रहने के लिए, लोगों के लिए रहने के लिए जगह बना दी गई। तो इस तरह से ये क्या होगा, एक नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, ठीक है। क्योंकि आजकल लोगों को पैसा चाहिए, एग्रीकल्चर से उसको कोई मतलब नहीं। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर तो उसमें भी तो काम आ जाता है, खाना खाने के लिए। एक मिनट बस, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बात इन्होंने बहुत नेगेटिव वे में बोला गया कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहना कितना मुश्किल है आज के टाइम। तो एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये बोल रहा है कि एनिमल्स प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल इंडियन एग्रीकल्चर में। किस तरह है, परफॉर्मिंग करता है काम को, फ्लैगिंग, इरिगेशन, थ्रेशिंग, हाउलिंग, और कुछ अदर काम। तो एनिमल्स कैसे काम करते हैं, देखो फ्लैगिंग क्या होता है कि उसको खेत को जोतना। इरिगेशन में क्या होता है, जो भी उनसे गोबर वगैरह निकलता है वो अपने एग्रीकल्चर में बहुत काम आता है। थ्रेशिंग, छानना, मतलब ये बहुत काम करते हैं, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड इंडियंस इंडियाज लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये बहुत मतलब जो एनिमल्स के बारे में बोला गया, ये बहुत बड़ा कारण है जिससे इंडिया की एग्रीकल्चर जो है लो हो गई है। ओके, इवन व्हेन कंपेयर टू अदर इमर्जिंग कंट्रीज, इमर्जिंग कंट्रीज मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज में
इसके अलावा एनिमल्स का रोल बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एनिमल्स के बारे में एक नेगेटिव बात बोली गई, लेकिन मैं सोचता हूँ ये एक पॉजिटिव बात है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस आए तो उसमें आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट। आगे पॉइंट क्या बोला कि मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्या होता है? जैसे आप देखो, ये वीडियो आज बना रहा हूं मैं 3 मार्च को, सॉरी 2 मार्च को, और इसमें जो है मौसम अब खराब हो रहा है, सरसों की कटाई आ रही है। ये कटाई, सरसों की कटाई होने के वैसे तो सिर पे है, लेकिन बारिश आ गई तो सरसों की कटाई या तो पोस्टपोन हो जाएगी, आगे चली जाएगी, या फिर खराब हो जाएगी। तो इस तरह मॉनसून पे भी डिपेंड है, कुछ पानी में भी काम आता है, ठीक है, ताकि किसानों को कुछ फायदा मिले। तो यहाँ पर मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फीड मतलब बारिश के भरोसे भी है कई जगह। जैसे कि आपका जो राजस्थान का एरिया है वो सारा बारिश के भरोसे है, ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी है। इट हेवनली रिलायंट ऑन द मॉनसून एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये ज्यादातर मॉनसून पे डिपेंड रहता है, और इसके मतलब थोड़ा बहुत भी फवार वगैरह भी आ जाती है तो उस पर भी डिपेंड रहता है। डिस्पाइट द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन मतलब वहां पर पानी की मात्रा कंप्लीट करने के लिए। A third of the total planted land is irrigated, leaving the remainder to whims of the monsoon। बोला गया कि 1/3 मतलब थोड़ा सा हिस्सा जो है हम प्लांट को इरिगेटेड करते हैं टोटल का, बाकी जो है मॉनसून पर ही डिपेंड रहता है, ठीक है। मॉनसून पे पानी जो आएगा वो उस पर डिपेंड रहता है। क्रॉप डाइवर्सिटी के बारे में क्या पूछा गया? इंडिया इज द बिग कंट्री विच डाइवर्स लैंडस्केप। इंडिया जो बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें डाइवर्स लैंडस्केप होते हैं, मतलब बार बार लैंडस्केप मतलब धरती क्या बोलते हैं, जिसे हम स्लाइड बोलते हैं, लैंडस्लाइड, ठीक है। तो जमीन का एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होना वो आपका क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी में आता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट जैसे मौसम वगैरह, बारिश वगैरह हो जाती है। सॉइल कंडीशन, सॉइल के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि देखो जैसे आंधी तूफान आता है तो सॉइल उठ के दूसरे सॉइल पर चले जाते हैं, तो वहां की एनर्जी दूसरी एनर्जी से मैच नहीं हो सकती ज्यादातर, तो इसलिए एक सॉइल की कंडीशन भी खराब हो जाती है। इंडिया अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्रॉप। ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्रॉप की बात की गई, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट की बात कर लेते हैं। तो कुछ पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बारे में बताया था। तो जो आपका, अगर हम देखें तो ये आपका इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप का ये नीचे का हिस्सा और ये थोड़ा ऊपर का हिस्सा, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइन ऑफ कैंसर जा रही है, ओके। तो इसके नीचे जो लाइन है ना, ये आपका सारा क्या है? ट्रॉपिकल रीजन है। टेम्परेट रीजन की बात करें तो ये आपका टेम्परेट रीजन है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से ऊपर है। यहाँ पर अलग तरह की क्रॉप होगी, नीचे अलग तरह की क्रॉप होगी, तो कुछ इस तरह से आप ये, अगर इसके बारे में कुछ अच्छे से जानना चाहो तो मैंने पिछले वीडियो में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया गया है मैप के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड का मैप बना के, ठीक है। फूड क्रॉप डोमिनेट, फूड क्रॉप अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ऑल फार्म लैंड। फूड क्रॉप की बात करें खाने के लिए, वो सब 2/3 पे काम होता है, मतलब 120 मिलियन MHA। MHA का मतलब क्या होता है? एरिया जो कि एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, वो आपका एरिया। तो 120 से 125 हो गया। द एरिया अंडर फूड ग्रेन्स हैज ग्रोन, तो मतलब फूड ग्रेन्स जो है ज्यादातर ग्रो कर रहा है। वाई इंडिया डिमांडेड दैट इट्स कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्टिविटी रेदर देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में कंपेयरिंग हुई है, वो क्यों हुई है? क्योंकि प्रोडक्शन आज के टाइम जो है ना, लोग बाग इतने हो गए, मतलब ज्यादा लोग बाग हो गए, नो एग्रीकल्चर एरिया कम हो गया, ठीक है। तो मतलब ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए? खाना चाहिए, ठीक है। पुराने टाइम में क्या था, लोगों के पास क्या था? पुराने टाइम में अगर आप बात करोगे तो लोगों के पास लोग कम थे और एग्रीकल्चर ज्यादा थी, तो प्रोडक्शन मतलब अपने आप को बेचे, वो जो ज्यादातर सामान है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन आज के टाइम क्या है, पॉपुलेशन कुछ ज्यादा हो रही है, एरिया कम हो रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है। प्रोडक्टिविटी मतलब लोगों के पास सीधा लोग बाग अपना अनाज ले रहे हैं सरकार के अलावा, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या।
बोला क्या मिक्स्ड क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप क्या है? मिक्स्ड क्रॉप क्या होता है कि भाई आप एक बार में दो या उससे ज्यादा आप एग्रीकल्चर का यूज कर रहे हो तो वो मिक्स क्रॉप में आ जाती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हो। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पार्टिकुलरली इन रेन फीड एरिया, ये ज्यादातर कहाँ पर आता है? रेन फीड मतलब जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, उसमें क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। सर्टन केसेस 4 to 5 क्रॉप आर कल्टीवेटेड सेम फील्ड, मतलब मैं तो आपको दो या उससे ज्यादा बता रहा था लेकिन इन्होंने बोल दिया 4 से 5 क्रॉप आप मिक्स करके एक जमीन पर एक समय पर उगा सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ जाएगा, रेन फेड एरियाज में जाएगा, जहां पर बारिश ज्यादा होती है। तो बारिश जहां पर ज्यादा होती है वहां पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपने आप ऑटोमेटिक कल्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, दिस इज डन टू इंश्योर दैट फार्मर्स हैव सम प्रोडक्शन इवन इफ द मॉनसून इज अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जहां पर अनुमान लगाया ही नहीं जाता वहां पर ये काम होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गुड, अगर अमाउंट अच्छी रहे तो वहां पर चावल उगा सकते हैं और ज्यादा। ठीक है, मॉनसून रेन फेल अगर वहां पर कम रहे तो वाटर डिमांडिंग क्रॉप लगाई जाती है, जैसे कि आपका मक्का हो गया, मिलेट हो गया, पल्सीज हो गया। ठीक है, या कुछ ज्यादा। ठीक, इसके अलावा बोला गया कि हाई परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन, इंडिया हैज ए नेट प्लांटेड एरिया अप्रोक्सीमेटली 142 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर। ठीक है, और मतलब कुछ ज्यादा नहीं, अच्छा से डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेटर इक्वेट्स टू 46% ऑफ लैंड, मतलब इसने बोला कि 142 अप्रोक्सीमेट हेक्टेयर हम इंडिया के अंदर प्लांटेड कर रहे हैं एरिया, मतलब एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, जो कि 46% है, विच व्हेन कंपेयर टू सम ऑफ द मोर एडवांस कंट्रीज हाई रेट, जो कि अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो ये सबसे ज्यादा है। जो हमने रैंक देखा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो रैंक के बारे में बात की गई है। बात तो ये है लेबर इंटेंसिव, ये आपका लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर के बारे में। लेबर एक्सटेंसिव इंटेंसिव कैसे? एग्रीकल्चर एम्प्लॉय ओवर हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर जो है इंडियन पॉपुलेशन का आधी जनसंख्या एग्रीकल्चर एम्प्लॉय कर रहा है, तो ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इंडियाज रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड, बोथ फूड एंड एम्प्लॉयमेंट, ये लो बार बार वही बात कही गई, ज्यादा कुछ नहीं है। फार्मिंग फार्मिंग मैकेनिज्म के बारे में बात की गई है। कहाँ का सबसे ज्यादा होता है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर वेस्ट उत्तर प्रदेश। वेस्ट उत्तर प्रदेश जो आपका हरियाणा और दिल्ली के साइड में जो भी रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको देख जाएगी। फार्मिंग मैकेनिज्म की बात करें तो उत्तराखंड और गुजरात और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा फार्मिंग की जाती है। ओके, तो आई थिंक इसके बाद अपना कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया, कुछ एग्रीकल्चर से टॉपिक थे, जैसे कि ये टॉपिक्स हैं कि सरकार गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है यहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या स्टार्टिंग से क्या काम हो, मतलब आप जब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे ना तो वो एक अच्छे से पढ़ना, पूरी कहानी मतलब पूरा बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, तो इस बारे में आपको नॉलेज चाहिए। तो ये चाइना है, चाइना के बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप क्या क्या इसके बारे में पढ़ सकते हो। और ये कुछ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन थे जो हम आपने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से डिस्कस किया। और ये इंडिया का मैप है। ओके, तो ये आपके रैंक वाइज बता दी, ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन बी मिला है। तो आप नोटिस करोगे अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सभी का ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। ये अपना यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व किया है उस इस एग्जाम का, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।